Hello students, how are you? I hope you have seen my previous two lectures on gravitation. So let us start the next bit of gravitation. So up to last lecture we completed introduction about gravitation, centripetal force and circular motion, Kepler's laws, universal law of gravitation and numerical related to the universal law of gravitation. Okay, so in this lesson we will proceed towards the next part of gravitation. Before studying that part, we will just recall the previous concept of Kepler's law. As we know, scientist Kepler given us three laws related to the planetary motion. Kepler's first law tells us that every planet revolving around the sun in an elliptical orbit, where sun is situated at one of the foci of that elliptical orbit. So this is the first law of Kepler. Okay, केपलर्स सेकंड लॉ की ओर जाते हैं हम. केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है हमें? प्लैनेट स्वीप आउट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब प्लैनेट सन से दूर रिवॉल्व करता है तो एट द टाइम उसका घूमने का स्पीड कम होता है और नज़दीक आने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ओके, तो प्लैनेट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट. ऐसा कहना था साइंटिस्ट केपलर का. तो इसी कारण वो नज़दीक आने के बाद ज़्यादा सरकमफरेंस कवर करेगा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का और कम सरकमफरेंस कवर होगा जब ये दूर जाएगा एट द टाइम. तो इसी वजह से जो एरिया होगा ए ओ बी, अगर इस पॉइंट को हम ओ नाम देते तो ए ओ बी ये एरिया इक्वल होगा सी ओ डी के साथ. सो दिस इज कॉल्ड द केपलर सेकंड लॉ. केपलर थर्ड लॉ कहते हैं हमें, देखो अब ये लॉ हमें आज के लेक्चर में लगने वाला है, इस कारण इसे बहुत अच्छे से समझ लेना. ओके, तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है हमें? स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ओके, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए जो वक्त लगता है उसे हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं. तो उसका स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो ये सन और प्लैनेट के बीच का मीन डिस्टेंस होता है जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं. ओके, तो अगर इमेजिन करो ये ऑर्बिट अगर सर्कुलर होता, ओके, इफ यू कंसिडर दैट दिस ऑर्बिट इज सर्कुलर, देन एट द टाइम ये जो सेमी मेजर एक्सिस होगा ये मतलब ये हमारा क्या होने वाला है? रेडियस ऑफ सर्कल होता और सन कहाँ पर मूव करता? इस ऑर्बिट के सेंटर पे. ठीक है, जो बिट हमें बताया था साइंटिस्ट न्यूटन ने. ठीक है, तो साइंटिस्ट न्यूटन ने केपलर्स के थर्ड लॉ को ऑब्जर्व करके अपना जो लॉ था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वो बनाया था. तो वो हम आज के लेक्चर में उसका डेरिवेशन देखने वाले. बिफोर सीन दैट डेरिवेशन, ये इक्वेशन आप कंसिडर करो कि टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? आर क्यूब. ओके, आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ओके, अगर ये ऑर्बिट इलिप्टिकल हो तो इस आर को हम मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन कहते हैं, और अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर हो तो हम इस आर को रेडियस कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ही टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इंटू आर क्यूब. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के पुट कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इंटू आर क्यूब. ओके, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? के. के इज कॉल्ड एज कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, हमें आज के लेक्चर में ये लगने वाला है. ठीक है, और ये भी इक्वेशन लगने वाला है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, क्या कहता है ये लॉ हमें? इस यूनिवर्स का कोई भी एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स के कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रहेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ उन दोनों ऑब्जेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दें तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कैपिटल जी से, वेयर कैपिटल जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी गिवन एज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम इज गिवन एज 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन centimeter square per gram square. So this is the concept related to the Kepler's third law and universal law of gravitation. तो अब हमें एक डेरिवेशन, तो यहाँ पर हमें एक डेरिवेशन देखना है. अब
रिलेटेड टू द केपलर्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्या क्वेश्चन है, अब देखो, हाउ डिड केपलर्स लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यह हमें प्रूव करके बताना है कि केपलर्स लॉ का यूज़ करके साइंटिस्ट न्यूटन अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक कैसे आ गया था, तो यह हमें प्रूव करके बताना है। तो ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन केपलर्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो कल ही मैंने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। ओके, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी को इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ तक साइंटिस्ट न्यूटन कैसे आ गया, बाय यूजिंग केपलर्स लॉ। तो ये हमें प्रूव करके बताना है इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो साइंटिस्ट न्यूटन ने क्या कंसीडर किया इस इक्वेशन में, देखो आप, जैसे आपको पता होगा प्लैनेट सन के अराउंड कौन से मोशन में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में। ऐसा साइंटिस्ट न्यूटन ने हमें बताया था। केपलर ने तो बताया था वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन वो सही नहीं था। एग्जैक्टली प्लैनेट कैसे घूमते हैं अराउंड द सन, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो बताओ मुझे, अगर प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते हैं तो एट दैट टाइम उनके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होना ज़रूरी होता है। इसका राइट आंसर रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए जो इसेंशियल फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ ज़रूर मेंशन किया था, एक बार देखिएगा ज़रूर आप। मैंने बताया था आपको कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एट दैट टाइम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो प्रोवाइड करने का काम कौन सा फोर्स करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो उस जमाने में अब न्यूटन साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन फोर्स तो इन्वेंट नहीं किया था, इस कारण उसे सिर्फ कौन से लॉज यूज़ करना था, केपलर्स लॉ, जो साइंटिस्ट केपलर ने बताए थे। ओके, तो साइंटिस्ट न्यूटन को यह तो पक्का पता था कि ग्रेविटेशन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकालता है तो फिर उससे किसका वैल्यू मिल जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स का, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स मतलब ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो साइंटिस्ट न्यूटन ने देखो अब क्या किया, उसने कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ओके, तो एट दैट टाइम उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो फोर्स डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, एंड अलोंग द रेडियस। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r। ओके, तो m मतलब रहेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मतलब वेलोसिटी और r मतलब रेडियस। ठीक है, तो अब देखो प्लैनेट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो एट दैट टाइम सर्कुलर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब जो स्पीड रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में उसका घूमने का, तो वो स्पीड हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आप v से। ओके, तो ये स्पीड सर्कुलर मोशन में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब सर्कुलर मोशन में एक सर्कल अगर कंप्लीट होता है तो एट दैट टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, उसके सरकमफरेंस के बराबर। ओके, और कितने टाइम में, पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी में। ओके, तो इस कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एट दैट टाइम वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट की तरह। और ऑर्बिट का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो इतना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में, और जो टाइम लगता है उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का उसे हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड सर्कुलर मोशन का, इस कारण क्या आएगा इसका आंसर, 2πr/t। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द स्पीड इन सर्कुलर मोशन। तो क्या हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा फिर इक्वेशन 1, बताओ मुझे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखो आप f की वैल्यू क्या है, mv²/r। इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखा है, अब हम क्या कर रहे हैं, m को एज इट इज रखे, अब v का वैल्यू क्या पुट करना है हमें, 2πr/t। तो v का वैल्यू मैंने जस्ट पुट कर दिया 2πr/t। ठीक है, तो यहाँ पर v का स्क्वायर था इस इक्वेशन में, इस कारण यहाँ पर भी हमने 2πr/t का होल स्क्वायर किया। तो अब इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, m एज इट इज आएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और r का स्क्वायर क्या आने वाला है, r स्क्वायर। लेकिन वो r स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर वाला r स्क्वायर कट होकर ऊपर सिर्फ r ही बचेगा, और नीचे t का स्क्वायर होगा जो डिनोमिनेटर में जाने वाला है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर करना है बोथ साइड। अब ये क्यों करना है ये आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा, अभी मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को r स्क्वायर और डिनोमिनेटर को r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अब
क्या आ गया इक्वेशन, 4m पाई स्क्वायर। देखो ये एज इट इज है तीनों टर्म, सिर्फ अब आर को अगर मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में, तो बताओ क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, आर क्यूब। ओके, किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक? देखो फिर से एक बार समझ लो, हम ये इक्वेशन आने के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं आर स्क्वायर से। ओके, तो इस आर को अगर हम न्यूमरेटर में आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो आर क्यूब बन गया, और जो डिनोमिनेटर में हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले थे उसे हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये आर स्क्वायर और ऊपर वाले आर क्यूब का आर स्क्वायर कट होकर ये फिर से इक्वेशन वही मिलने वाला है, सिर्फ इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं। ओके, और ये टी स्क्वायर जो था डिनोमिनेटर का, इस टी स्क्वायर और आर क्यूब को हम अलग से लिख रहे हैं। तो अब याद करो केपलर्स के थर्ड लॉ को, जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो बट टी स्क्वायर बाय आर क्यूब केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, के मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का वैल्यू अगर के है, तो बताओ मुझे आर क्यूब बाय टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा। सोचो थोड़ा, दिमाग पर जोर दो जरा। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का वैल्यू अगर के है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1/k। ओके, किसी को कुछ दिक्कत अब? तो अब हम आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं 1/k से, तो ये इक्वेशन हमें फाइनल मिल गया फोर्स का। ये कौन सा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने पहले मेंशन किया था। और जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एट दैट टाइम जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मतलब ही क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो अब अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो 4 नंबर है, ये तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। यम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमने से उसका मास कम या ज़्यादा नहीं होता है, इस कारण इस इक्वेशन में मास भी कांस्टेंट है। पाई स्क्वायर तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये भी एक नंबर होता है, और के का तो नाम ही कांस्टेंट है, उससे तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। ओके, तो इस पूरे इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स एफ किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, आ गया समझ में? ओके, तो इस एफ को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, और ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कैसा प्रोपोर्शनल हुआ, इन्वर्सली। तो लाइक दैट साइंटिस्ट न्यूटन अराइव हुआ अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। सो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेशन बिटवीन केपलर्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ साइंटिस्ट न्यूटन ने केपलर्स लॉ को स्टडी करके बताया था, और वो किस वे से बताया था उसका ये डेरिवेशन हमें बताता है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको ये आ सकता है, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और नोटबुक में बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम। तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम इस टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देखो अब कोई भी फोर्स हमेशा प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। ये चीज़ आपने कहाँ पर स्टडी किया था, न्यूटन सेकंड लॉ में। याद आ रहा है आपको 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन, ऐसा टॉपिक हुआ होगा आपको, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फोर्स ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास और एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन ही किसे जनरेट करता है, फोर्स को। तो जहाँ पर एक्सेलरेशन है वहाँ तो फोर्स होगा ही, और जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड कंसेप्ट है, जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा ही। ओके, तो अभी तक हमने इस टॉपिक में किसे स्टडी किया है, ग्रेविटेशन फोर्स को। ऐसा फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट पर, जो अर्थ के सरफेस पर सिचुएटेड है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर सिचुएटेड हो तो उसे अर्थ एक फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचता है, और उस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो अब ये फोर्स भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन को तो जनरेट करेगा ही। ओके, तो जो एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, ऐसे एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या लिखा है अच्छे से समझ लो, द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ के नज़दीक जितना कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ सरफेस के ऊपर, उस पर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। तो न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है हमें, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई भी फोर्स अगर जनरेट होता है कहीं पर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा ही। लेकिन ये कौन सा फोर्स है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा नॉर्मल फोर्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, और इस वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते स्मॉल जी से। देखो अब नॉर्मल फोर्स एफ रहा तो एट द टाइम नॉर्मल एक्सेलरेशन ए आएगा, लेकिन अगर उस एफ को हम ग्रेविटेशन फोर्स अगर कंसिडर कर दे तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो बताओ मुझे, अगर एक ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, ओके, और अर्थ पर एक स्मॉल एम मास रहने वाला ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो आप जो अर्थ सरफेस पर है जिसका मास स्मॉल एम है, तो इन दोनों के बीच का मुझे ग्रेविटेशन फोर्स बताओ कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर स्क्वायर मतलब अर्थ का रेडियस, क्योंकि इन दोनों के बीच उतना ही डिस्टेंस होगा जितना अर्थ का रेडियस है। इस कारण यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला यूज़ किया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, लाइक दैट अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपने अर्थ सरफेस पर, उसको एक एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचता है, और इस एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम किसी एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें फोर्स मिल जाता है। तो ये एम जी मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्टेड, तो ये वेट मतलब ही क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी, मतलब नॉर्मली हम एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, लेकिन अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसे हम ए से न डिनोट करते हुए जी से करते हैं, इस कारण ए को मैं जी से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो क्या ये दोनों भी फोर्स के इक्वेशंस हैं, तो क्या हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल एम कट हो गया, और फाइनली हमें जी का आंसर मिलेगा जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फाइनल फॉर्मूला हमें मिलने वाला है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम इज कॉल्ड एज मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन कॉन्स्टेंट है, मतलब तीनों का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। कैपिटल जी का तो नाम ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका वैल्यू तो पता है आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। लाइक दैट अर्थ का जो मास है उसका भी वैल्यू होता है, और वो वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होता है, और उसका वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻24। याद रखना, दिस इज कॉल्ड द मास ऑफ अर्थ। ओके, और अर्थ का रेडियस भी होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6, तो रेडियस का स्क्वायर, इस कारण इस फैक्शन का हम स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, तो इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है, और वो आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कारण अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है। ओके, तो इसका वैल्यू होता है 9.77, लेकिन इसे अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कारण जो ग्रेविटी जो क्रिएट होता है अर्थ का, उसका वैल्यू हमेशा सेम आता है, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आता है, क्या आता है, ये मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके बताया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बिट, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जगह जगह पर चेंज होता है। ओके, मतलब ये तो मैंने आपको बताया था कि जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 जो है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है अर्थ के कुछ कुछ जगह पर। ओके, और वो कैसे और क्यों चेंज होता है, इसके वेरिएशंस हमें देखना है। तो इसका फर्स्ट वेरिएशन है ऑन द सरफेस ऑफ, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो अब अलॉन्ग द सरफेस अर्थ का ग्रेविटी का वैल्यू थोड़ा चेंज होता है। ये किस वजह से होता है, बिकॉज अर्थ इज़ नॉट इन अ एग्जैक्टली स्पेरिकल शेप। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अर्थ स्पेरिकल है, लेकिन अर्थ एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ इज द बल्क एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एट द पोल्स। अर्थ का जो शेप है वो बल्क है, बल्क मतलब कर्व शेप है। कहाँ पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर क्या होता है पता है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। तो अर्थ इक्वेटर पर बल्क है मतलब कर्व है, और पोल्स पर फ्लैट है। फ्लैट है मतलब पूरा प्लेन है, ठीक है, ज़्यादा मतलब थोड़ा प्लेन शेप है अर्थ का नियर बाय। ओके, इस वजह से क्या हो जाता है, अर्थ का वर्टिकल जो रेडियस है, मतलब पोल्स पर जो रेडियस है अर्थ का वो कम होता है, और इक्वेटर पर जो रेडियस है अर्थ का वो ज़्यादा होता है। ओके, ऐसा किस वजह से ऑकर होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ हर दिन अपने अराउंड रोटेट करता है 24 आवर्स में। इस कारण अर्थ का
हॉरिजॉन्टल रेडियस मतलब इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस ज़्यादा होता है और वर्टिकल रेडियस जो है अर्थ का पोल्स पर वो कम हो जाता है। ओके, इस वजह से आपको पता होगा स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ। अभी मैंने स्मॉल जी का फॉर्मूला आपको कुछ देर पहले बताया था, कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जी और आर इन दोनों में कैसा प्रोपोर्शनलिटी है, इन्वर्सली। तो जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पर अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा, और जहाँ पर रेडियस अर्थ का कम होगा वहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू ज़्यादा होने वाला है। तो अर्थ का रेडियस कहाँ पर कम है, रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, इस कारण इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम है, और वो कितना है 9.78, समझ में आ रहा है, एट द इक्वेटर। और अर्थ का जो रेडियस है ओके वो सबसे स्मॉलेस्ट है एट द पोल्स। तो अर्थ का रेडियस पोल्स पर स्मॉलेस्ट है, इस कारण जी का वैल्यू वहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट। सो दैट्स वाई एट द पोल्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ पर आप कहीं पर भी जाओ, अर्थ के ग्रेविटी का वैल्यू 9.83 से कम और 9.78 से ज़्यादा मिलेगा, कभी भी इस वैल्यू से बड़ा और इस वैल्यू से कम नहीं मिलने वाला है। दिज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, इस वजह से हम इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा बताओ मुझे, 9.8। दैट्स वाई वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एज 9.8। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ज़्यादातर आपको इसका वैल्यू कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट बीट की ओर जाते हैं। वेरिएशन है अब चेंज विथ हाइट। ओके, सो एज वी गो अबाउ द अर्थ सरफेस, मतलब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं हम, जैसे हम किसी फाइटर प्लेन पर बैठकर ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो एट द टाइम क्या हो जाता है, आपके बीच का और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वो स्मॉल आर क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। देखो ये इक्वेशन जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। तो ये आर मतलब किसके और किसके बीच का डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पर हो तो अर्थ के रेडियस को ही हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर सरफेस से ऊपर चला जाए, आसमान में चला जाए, तो एट द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो कम होगा, क्योंकि जी और आर स्क्वायर एक दूसरे को कैसे प्रोपोर्शनली, इन्वर्सली। तो अगर आर बढ़ा तो जी तो कम होने वाला है। इस कारण जैसे हम ऊपर जाते हैं एट द टाइम अबाउट द अर्थ सरफेस, तो एट द टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, क्योंकि आर बढ़ा तो जी कम होने वाला है। ओके, अब लास्ट वेरिएशन है चेंज विद द डेप्थ। बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, बहुत अच्छे से सुनना इसे। ओके, अगर आपको इस लेक्चर में किसी बीट में डाउट आ सकता है तो ये वही बीट है, इस कारण बहुत ही अच्छे से सुनना। अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में मतलब अर्थ के अंदर जा रहे हैं हम, किसी वेल में या फिर किसी गहरे कुएं में हम जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। तो एट दैट टाइम बताओ ये आर का वैल्यू क्या होगा मुझे। तो एट दैट टाइम राइट आंसर है आर का वैल्यू कम होगा। अब इस हिसाब से अगर आप लॉजिक लगाओगे ओके, तो आर का वैल्यू कम हुआ तो जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है वो समझ लो। नो डाउट आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो बहुत ही सही है कि आर का वैल्यू अगर कम हुआ तो स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे को कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली। राइट आंसर है आपका। लेकिन आर्क जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंदर चले जाते हैं एट दैट टाइम अर्थ का जो इफेक्टिव मास है कैपिटल एम, अब ये क्या कैपिटल एम ही रहेगा, नहीं, क्योंकि अर्थ सरफेस के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जो अर्थ का मास एम होने वाला है, जिसे हम इफेक्टिव मास कहते हैं कैपिटल एम, ये कम होने वाला है। ओके, तो इफेक्टिव मास कैपिटल एम कम होने से जी का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये जी और एम कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आर का वैल्यू कम होने से नो डाउट जी का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन यम कम होने से, कैपिटल यम का वैल्यू कम होने से जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इस कारण रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ही होता है डेप्थ पर जाने के बाद। तो इससे क्या समझ में आ गया हमें कि आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाओ या फिर अर्थ सरफेस के नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू कम ही होने वाला है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दिया है, देखो आप अच्छे से। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ। ओके, द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आर का वैल्यू कम हुआ तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन उनका क्या कहना है, द इफेक्टिव मास विच कंट्रीब्यूट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो डिक्रीजेस। लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, अर्थ के अंदर जाने से जो इफेक्टिव मास है, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और इस कारण क्या हो जाता है, कंबाइन इफेक्ट
जी का वैल्यू कम होता है। ओके, तो इस कारण आप डेप्थ पर जाओ या फिर हाइट पर जाओ, अर्थ सरफेस के ऊपर जाओ या फिर अर्थ सरफेस से नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तो कम ही होने वाला है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो ये 2 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश आपको आता है, बहुत अच्छे से समझ लेना इसे। जैसे आपको पता होगा मास मतलब क्या होता है, देखो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसी के ऊपर उसका मास डिपेंड होता है। तो इस नंबर ऑफ एटम्स को हम मैटर कह सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर कंटेन है उतना ही उसका मास होता है। अगर एटम्स कम है उसके अंदर तो उसका मास कम होगा, एटम्स ज़्यादा हुए तो ज़्यादा रहने वाला है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक दैट वेट का डेफिनेशन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको स्मॉल जी का डेरिवेशन करते वक्त F इज इक्वल टू एम जी ये पार्ट यूज़ किया था। तो एम जी मास इंटू ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसे ही वेट कहा जाता है। तो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वही वेट होता है ऑब्जेक्ट का। मतलब मेरा वेट अगर मैं वेट मशीन पर मेजर करता हूँ तो उतना ही भरने वाला है जितना मेरे ऊपर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करता है। मेरे ऊपर अगर अर्थ ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करेगा तो मेरा वेट भी ज़्यादा होगा, और कम करेगा तो मेरा वेट भी कम होने वाला है। ओके, तो वेट मतलब भी क्या होता है, वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रहेगा डिफिनेशन मास का और वेट का। मास का ऐसा यूनिट है केजी, वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन, क्योंकि एक टाइप का वो फोर्स है। ओके, इट इज़ ऑलवेज सेम एवरीवेयर। कहीं पर भी जाओ आप, मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप मार्स पर जाओ, मून पर जाओ, सन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ जहाँ पर आप जा सकते हो, आपका मास तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आपका कौन सा फैक्टर चेंज होगा, वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि आपको पता होगा स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ओके, तो स्मॉल जी का वैल्यू चेंज हुआ तो वेट का वैल्यू भी चेंज होने वाला है, क्योंकि वेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर चेंज हुआ स्मॉल जी, तो लाइक दैट वेट भी चेंज होने वाला है। तो वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जो चेंज होता है, लेकिन मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द मास एंड वेट। तो यहाँ पर हमारा ये बिट खत्म हो जाता है। तो आज के लेक्चर में जो भी आपको पार्ट समझ में आ गया है, ओके, उसके ऊपर एक टास्क दिया है, ये 4 ही क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर में करना है। सो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा इस लेक्चर का वो हम अगले लेक्चर स्टडी करते हैं। अभी भी इस टॉपिक को ख़त्म होने में 2 या 3 लेक्चर्स हमें लग सकते हैं। ओके, तो जितना भी बीट हो रहा है हमारा वो हर दिन आप रिवाइज करते जाओ। ओके, ताकि आपको अगले लेक्चर में उसे समझने में आसानी होगा। सो थैंक यू।